हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो रिज़ल्ट हैं वो पेश किए गए और रिज़ल्ट के अंदर सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो शेयर्स है ये मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बैंक निफ्टी कंपोनेंट है, तो हमारे जो ट्रेडिंग पोजीशंस बैंक निफ्टी में होती है तो अफेक्ट कर सकता है। अब इस बैंक के बारे में जो चर्चा करूँ, मैं आज सोच रहा हूँ कि इसके बारे में मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग से इसके बारे में बात करूँ। देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो कंपनी बनी, इसको बैंकिंग लाइसेंस मिला और इसके साथ एक और बैंक को बैंकिंग लाइसेंस मिला था, वो था बंधन बैंक। ये बात है तकरीबन 2015 की, आज से तकरीबन 10 साल पहले ये बैंक जो है लिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, और जहाँ पर लिस्ट हुआ था वहीं पर आज भी है। यानी कि पिछले 10 साल के अंदर इसने उतार चढ़ाव तो देखे, और कोविड के समय पर 20 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। और एक समय था जब 2021-22 में रिकवरी आई पोस्ट कोविड, तो ये शेयर 100 रुपये के भाव भी दिखाता हुआ नजर आया। लेकिन कुल मिलाकर एक इक्विटी इन्वेस्टर्स, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पिछले 10 साल में इसकी कोई भी रिटर्न्स नहीं आई। यानी कि एक ज़बरदस्त तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस जो है इसके इन्वेस्टर्स को हुआ, क्योंकि कोई भी रिटर्न नहीं आना और पिछले 10 साल में वो पैसा कहीं आप ऐसी जगह पार्क करते, क्योंकि एक लंबा समय जहाँ पर कि एक अच्छे पैसे बन सकते थे। और उसमें से जो 10 साल गए हैं उसमें से 1-1.5 साल शायद हमने भी इसके अंदर ख़राब किए अपने पैसे, तो इसमें भी गुरेज नहीं है। मैं उसको भी जो है मानता हूँ कि तकरीबन 1.5-2 साल के आसपास हमने भी शेयर्स में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स रखे। लेकिन जब हमें समझ में आया कि भाई ये जो स्टोरी है जो मैनेजमेंट बता रही है वो उसमें अभी समय लगेगा, और जिस तरीके से कोई एक क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते फिर दूसरा क्वार्टर ख़राब हो जाता, फिर 2-3 क्वार्टर ख़राब हो जाते, फिर एक क्वार्टर अच्छा आता, तब हमने फैसला लिया कि भाई इससे अभी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे पैसा पार्क कर लेते हैं। और जब कभी इसमें अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम इसमें दोबारा से एंट्री करेंगे। शायद वो 1 या 2 क्वार्टर बाद, शायद हमें अभी ऐसा लग रहा है कि वो समय आ रहा है, बट हमें जब बिल्कुल श्योर हो जाएगा तब हम इसमें हो सकता है कि निवेश भी करते हुए नजर आए। बट हाँ, ये शेयर ट्रेड में बहुत बढ़िया है, क्योंकि ट्रेडर को क्या चाहिए, एक रेंज में शेयर रहे, ऊपर जाए नीचे आ जाए, नीचे जाए ऊपर जाए, तो ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छा शेयर है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, वो वीडियो के अगले हिस्से में मैं चर्चा करूँगा। जहाँ तक इसके रिज़ल्ट के बारे में, तो देखिएगा, मैं रिज़ल्ट के बारे में नटशेल आपको पहले चीज़ें जब मैं एलोबरेट करूँगा तो आपको चीज़ें समझ में आए, तो मैं 5 चीज़ें आपको पहले से बता दूँ। इन जो कंपनी का जो रिज़ल्ट आए उसमें सबसे खास बात ये थी कि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ, हालांकि इसके डेटा पहले भी उपलब्ध हो गए थे। देखिएगा वहाँ पे परफॉर्मेंस ओके है, और मैं कह सकता हूँ कि अब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पर है। अगर हम बैंकिंग के दूसरे पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो ग्रोथ करने के मामले में कहीं पर भी पीछे नहीं है बैंक। दूसरी बात करें निम्स की, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी इनके ज़बरदस्त हैं, और 5% से ऊपर जो है इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो ये जो बैंक है 5 से 6% के बीच में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो एंजॉय करता है तो वो काबिल तारीफ़ है, उसमें भी कोई डाउट जो है हमें नहीं है। तो एक जो लोन है वो ज़्यादातर अनसिक्योर्ड कैटेगरी के हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंटरेस्ट मार्जिन जहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एग्रेसिव बैंक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, वो आप लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों से समझ सकते हैं। निम्स में भी पता चलेगा कि भाई बिल्कुल एग्रेसिवली है, धंधा लाना है, ठीक है जी। और कंपनी की मैनेजमेंट को सीधा जो स्टाफ को निर्देश है, भाई धंधा आना चाहिए, ठीक है जी, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, हम देख लेंगे। तीसरी बात है असेट्स क्वालिटी, वो इसी से पता चलता है। कंपनी की मैनेजमेंट बिल्कुल एग्रेसिव है, भैया ग्रो करनी है, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, और ग्रोथ के पीछे पागल है, जिसकी वजह से असेट्स क्वालिटी का डेंट जो है पड़ा है इस क्वार्टर में भी, और असेट्स क्वालिटी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही है। यानी कि इनके जो बैड लोन्स की परफॉर्मेंस है वो जो है कहीं ना कहीं असमंजस पैदा कर रही है बैंक के अंदर, और वही सबसे ख़राब चीज़ है इस पूरे क्वार्टरली रिजल्ट्स में। यानी कि असेट्स क्वालिटी पे मैं इसको दूंगा 10 में से 0 नंबर, लोन ग्रोथ में 10 में से 10, निम्स में 10 में से 10, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर काबिल तारीफ 10 में से 10 नंबर, अदर इनकम में भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। बस मार कहाँ पे खा रहे हैं कि पैसा बांटते हैं और रिकवरी करने में दिक्कत है। और धंधे में भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैंकिंग धंधे में, कि पैसा ना मरे या मरने का रेट कम हो।
बहुत सारे बैंक्स हैं जो स्पीड ग्रो कम करते हैं लेकिन अपना एनपीए या एसेट्स क्वालिटी पे कंट्रोल करते हैं। स्पेशली एचडीएफसी जैसे जो बैंक है वो स्पेशली इस चीज़ पे फोकस करते हैं, और कोटक बैंक भी सिमिलरली कैटेगरी के अंदर ही कैटेगराइज होता है। एचडीएफसी तो देखिएगा, क्योंकि जो होम लोन्स हैं या जो ऐसे जो प्रॉपर्टी के जो बिल्डर्स हैं उनको लोन दिया, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरली वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अगर हम बात करें कोटक के बैंक में, तो कोटक बैंक के भी आज रिजल्ट आए हो, अगर समय होगा तो शायद उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रंट पे बेहतरीन करा, लेकिन जब असेट्स क्वालिटी की बात होगी तो थोड़ा सा ख़राब करते हुए नजर आए। तो मैंने नटशेल आपको ये बात बता दी। अब पिछले 1 साल में इस शेयर्स ने कितनी रिटर्न दी भैया? 5%। तो कोई खुश होने की बात तो नहीं, नेगेटिव 5% है। अब अगर हम पिछले 10 साल के रिटर्न्स देखें तो शेयर यही 70 रुपये के आसपास इर्द गिर्द घूमता था, और आज भी 70 रुपये है। यानी कि 10 साल में भाई साहब बहुत बढ़िया यात्रा कराया ऊपर नीचे की। ठीक है जी। ट्रेडर के लिए तो बहुत बढ़िया रहा, कभी ऊपर खरीदा बेचा, नीचे खरीदा ऊपर बेचा, और ट्रेडर के लिए तो ओके। सरकार के लिए भी बहुत बढ़िया रहा, इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ पिछले 10 साल में, सरकार ने बहुत ड्यूटीज़ टैक्सेस खूब कलेक्ट किए। ठीक है। एक्सचेंजेस के लिए बहुत बढ़िया रहा, ब्रोकर्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन किसके लिए बढ़िया नहीं रहा? इन्वेस्टर के लिए ख़राब रहा। ट्रेडर्स में भी देखिएगा, मोस्टली ट्रेडर्स ने प्रॉफिट नहीं कमाया वो, लेकिन जो सही दिमागदार ट्रेडर्स हैं या जिनको थोड़ा सा लॉजिकल सेंस है, उन ट्रेडर्स ने तो प्रॉफिट भी, क्योंकि जब सेम रेट में रहा ऊपर नीचे हुआ तो सारे ट्रेडर तो प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि सरकार ने भी ब्रोकरेज और सरकार ने भी टैक्सेस लिए हैं, एक्सचेंज ने भी टैक्सेस लिए हैं, सेबी ने टर्नओवर चार्जेस लिए हैं, इसी तरीके से ब्रोकर ने ब्रोकरेज लिया है, फिर एफएनओ में भी ट्रेड हुआ है, तो ऑप्शंस कॉल पुट में भी खूब लोग लुटे होंगे। बट कुल मिलाकर जो सरकार के हाथ में पैसा आया, एक्सचेंजेस के हाथ में, रेगुलेटर के हाथ में, सबके पास पैसा आया, ब्रोकर के हाथ में। ठीक है जी। ये बैंक की मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है, ईसोप भी बहुत देती है, एम्प्लॉयज़ का बहुत ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज़ को बहुत फ़ायदा होता है। बट अभी तक जो फ़ायदा है ना वो शेयर होल्डर के पास नहीं आया अब तक। शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो भी बहुत मामूली सा है, 0.35 की डिविडेंड यील्ड रेशियो है। यानी कि जो सेविंग बैंक में पैसा जमा करते तो वो भी 3.5% मिल जाता, यानी कि इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा। अब बात करते हैं इसकी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो बस मुझे एक ही दिक्कत लगी जहाँ पे, वो थी असेट्स क्वालिटी की। लेकिन आइएगा इसको अब नंबर्स के साथ देखते हैं। तो नंबर्स के साथ जब हम देखने शुरू करें इसमें, तो सबसे पहली बात आती है कि इंटरेस्ट अर्न्ड की जो फिगर है वो मॉडरेट है, और मैं इसके रिजल्ट पिछले क्वार्टर से नहीं कंपेयर करूँगा। पिछले क्वार्टर से देखिएगा मीडिया कंपेयर करेगी, वो उसको ख़राब रिजल्ट बताएगी। मैं पिछले क्वार्टर को ज़्यादा तरजीह देता है न्यू बैंकिंग में। मैं इससे क्वार्टर देखता हूँ, पिछले साल का सेम क्वार्टर से हम कंपेयर नहीं करते। कुछ चीज़ें रेफरेंस के लिए ज़रूर देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट की अर्निंग है वो एक मॉडरेट रही है, और जिस तरीके से इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है उसी तरीके से इन्होंने इंटरेस्ट गंवाया भी है। तो जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इंटरेस्ट के उसी तरीके से, यानी कि जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट का जो बेनिफिट अभी आना था इनको, वो भी आया नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि जो इंटरेस्ट लेना और देना उसमें ये ठीक रहे हैं, कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। इन्होंने जो अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि रुपीज़ इन लैक्स में 1895 तकरीबन 1900 करोड़ के आसपास की अदर इनकम की फिगर्स थी, उसमें 2226 करोड़ के आसपास की इनकम दिखाई है। तकरीबन 15% के आसपास का राइज अदर इनकम होना, मैं इसको एक्सेलेंट मानता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है। जहाँ पर एम्प्लॉयज़ कॉस्ट या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के फ्रंट पे, वहाँ पर भी बहुत कंट्रोल्ड मैनर्स में जो है बैंक ने काम किया। 4990 करोड़ के खर्चे थे, वो 4920 करोड़ के, तो तकरीबन 70 करोड़ रुपए की सेविंग की। कुल मिलाकर जो खर्चे टोटल करते हैं हम इन सारे खर्चों को, तो यहाँ पर पिछले साल के जो खर्चे थे वो 9500 करोड़ के आसपास थे, अब क्या 9630 करोड़ के आसपास थे। तो कोई जितना धंधा बढ़ा है उतना ही लगभग खर्चे बढ़े थे। लेकिन जो अदर इनकम्स की जो फिगर्स है उसने पूरी बाजी मार ली, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होते हैं वो 1811 करोड़ से बढ़कर 2232 करोड़। और देखिएगा ये जो राइज है ये 23.6% का राइज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, मैं इसको एक्सेलेंट परफॉर्मेंस बोलूँगा कि आप ऑपरेटिंग फ्रंट पे कितना बढ़िया कर रहे हैं, लोन ग्रो कर रहे हैं, डिपॉजिट ग्रो कर रहे हैं, आप अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, ईयर इन ईयर भी आप 22% का प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। यानी कि आप ग्राहक आए, पैसा देगा वापस या नहीं देगा कोई बात नहीं, तो पर पहले लोन ले जा, डिपॉजिटर पैसा दे दे तेरे को अच्छा ब्याज देंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दिक्कत ये है कि जो पैसा नहीं आ रहा ना, यानी कि जो लोन बांटने के बाद उसकी रिकवरी है उसमें दिक्कत है।
पिछले साल सेम क्वार्टर में 994 करोड़ के प्रोविजन बैंक ने बनाए थे एनपीए के, और उससे पिछले क्वार्टर में यानी कि जो मार्च क्वार्टर था 1450 यानी कि 1450 करोड़, यानी कि एनपीए पिछले साल के मुकाबले में तो पिछले क्वार्टर में बढ़ गए थे, और इस क्वार्टर में हो गए 1659। और ये परसेंटेज में भी ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए दोनों बढ़ी हैं। ग्रोस एनपीए का मतलब है बिना प्रोविजन के, और प्रोविजन निकालने के बाद जो नेट एनपीए बनती है उसको, उसकी परसेंटेज को बोलते हैं नेट एनपीए रेशियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुल मिलाकर करामात क्या हुई है। करामात ये हुई है कि ये जो प्रोविजंस हैं ये पिछले साल के मुकाबले में 80% बढ़ गए, 80%। और ये जो 80% बढ़े हैं ना, यही सबसे बड़ी चिंता है, यही सबसे बड़ी चिंता है। तो ये जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि भाई ये जो प्रोविजन बढ़ रहे हैं बैंक के, ये टेंशन है। और इसके बाद जो प्रॉफिट निकल कर आए वो है 580 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि पिछले क्वार्टर में थे 361, यानी कि यहाँ पर भी बहुत बढ़िया है। पिछले क्वार्टर से आप 20% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट, बहुत बढ़िया यहाँ पे भी। मतलब आप प्रोविजंस भी अगर लगा लो वो पिछले क्वार्टर में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% बढ़ने के बाद भी आपका नेट प्रॉफिट कम है। लेकिन पिछले साल क्या था कि प्रोविजन नहीं थे, बैड लोन्स नहीं थे, 994 थे, तो 888 करोड़ का प्रॉफिट था। वो पिछले मार्च क्वार्टर में 361 रह गया, और इस बार हो गया 580। तो पिछले क्वार्टर से तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि पिछले क्वार्टर से आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, 40% से भी ज़्यादा। तो ये तो बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई इस क्वार्टर में एक दिक्कत आ गई दूसरा। पिछले बार 361 करोड़ के प्रॉफिट पे टैक्स था 57 करोड़, इस बार 580 करोड़ के प्रॉफिट पे 117, यानी कि पिछली बार आपको जो एडवांटेज आ रहा था वो टैक्स का आ रहा था, इस बार टैक्स का एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि टैक्स इस बार थोड़ा सा ज़्यादा गया परसेंटेज टर्म्स में। तो 462 करोड़ के प्रॉफिट है जो 304 थे। तो आप यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो भाई साहब प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23.6% बढ़ा है। तो अब आप कहेंगे कि सर रिजल्ट कैसे हैं, ये तो बताओ। देखिए कि रिजल्ट ऑपरेशनल फ्रंट पे बढ़ी है, असेट्स क्वालिटी में दिक्कत है। देखिएगा अब जो चीज़ समझनी है ना आपने, अगर इसकी असेट्स क्वालिटी ठीक हो गई, इसने अगर इस बैंक में केवल एक ही प्रॉब्लम है, इस बैंक में सब चीज़ें ना कंट्रोल में आ रही है, बस एक ही चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है अब। और वो कंट्रोल में क्या नहीं आ रही, कंट्रोल में एक ही चीज़ नहीं आ रही है, वो है असेट्स क्वालिटी। अगर ये असेट्स क्वालिटी इसकी अगर कंट्रोल में आ गई ना, तो आप पाएंगे कि भाई साहब ये बैंक जो है बहुत बढ़िया कर सकता है। रीज़न आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर एकदम ग्रो करते जा रहे हैं। अब पिछले क्वार्टर से भी आप देखेंगे तो 20% से भी ज़्यादा ग्रो कर दिया इन्होंने। तो ये जो चीज़ें है, जो ग्रोथ है ना बैंक में, वो ज़बरदस्त है। लेकिन मार कहाँ खा रहे हैं भैया, एनपीए। तो जब तक आप पैसा कमाते रहोगे और एनपीए में डुबोते रहोगे, ये चैलेंज है। अब बात करते हैं ईपीएस की। तो ईपीएस देखिएगा 0.42 था, इस बार 0.63 है, 50% का राइज है प्रॉफिटेबिलिटी ईपीएस के अंदर। अब यहाँ पे असेट्स क्वालिटी बिल्कुल बैड शेप में है, जो मेरे लिए चैलेंज है। और अभी भी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 7% पे है। और सबसे खास बात ये जो एनपीए की रेशियो जो 1.87 थी वो 1.97 हो गई, नेट प्रोविजंस बनाने के बावजूद भी 0.55 है, यानी कि प्रोविजन अभी भी और बन सकता था अगर पिछले बार की एनपीए पे आपको आना था। तो अल्टीमेटली प्रोविजन में अभी और बढ़ने की गुंजाइश थी। तो अगले क्वार्टर में हो सकता है कि अगर असेट्स क्वालिटी कंट्रोल में नहीं हुई तो प्रोविजंस थोड़े से बढ़ सकते हैं अगली बार भी। लेकिन अगर असेट्स क्वालिटी इन्होंने कंट्रोल में कर ली तो अब, क्योंकि काफ़ी बड़ी इनकी प्रोविजन कवरेज रेशियो है, तो अब प्रोविजंस तो इन्होंने काफ़ी बना रखे हैं, बट अब इंतजार ये है कि ये अपनी असेट्स क्वालिटी पर कब कंट्रोल करेंगे। जैसी असेट्स क्वालिटी पर कंट्रोल करेंगे, इसकी जो रिटर्न्स हैं, ये जो ईपीएस है, वो हो सकता है कि आपको एक साल के अंदर यहाँ से भी 100% का राइज करते हुए नजर आए, यानी कि ईपीएस पर क्वार्टर भी 1 रुपये से ऊपर पहुँचती हुई नज़र आ सकती है, इवन 1+ भी हो सकती है। तो पूरे साल भर की 4 रुपये, और फिर भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अभी भी ये जितने बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उन पी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रहा है अभी भी। बट ये है कि एक बार ग्रोथ वाली स्पीड अगर इन्होंने असेट्स क्वालिटी पे कंट्रोल करके पकड़ी ना, तो फिर देखिएगा बाजार में इस चीज़ की री रेटिंग हो जाएगी।
तो अभी री रेटिंग में शायद समय है, तो बाजार शायद एक और क्वार्टर का इंतजार करता हुआ नजर आए। जहाँ तक बात करें इसकी इक्विटी की, जो दूसरी जो मुझे चिंता रहती है उसकी, कि इसकी इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। देखिएगा पिछले साल सेम क्वार्टर में इक्विटी थी 708 करोड़ की, 708 करोड़ इक्विटी शेयर्स थे, जो हो गए 733 करोड़ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है तो 7,334 करोड़ की इक्विटी है। एक को पीछे से हटा देते हैं, मतलब लास्ट की फिगर, तो 733 करोड़ के 733 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं। तो जो नंबर्स हैं 733 करोड़, वो बहुत बड़ा नंबर्स है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में, और अभी और बढ़ने की संभावना है शेयर्स की, वो मैं अगले पार्ट में बात करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई सेगमेंट के रिजल्ट कैसे रहे, तो देखिए टॉप लाइन में आप देखेंगे तो ट्रेजरी ये जो इन्वेस्टमेंट टाइप की इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई। होलसेल बैंकिंग में जो है आपको राइज 5-6% का मिला। रिटेल बैंकिंग में अभी आपको सेम इंटरेस्ट इनकम उतनी बढ़ी, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबिलिटी पे आएंगे तो ट्रेजरी ने तो कमाल कर दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम, जो फंड्स थे जो आपने इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डाले, वो तो भाई साहब आपके प्रॉफिट को 267 से 616 कर दिया, डबल से भी ज़्यादा। और अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 3.8 टाइम्स हो गए, यानी कि 380% बढ़े। होलसेल बैंकिंग में जो पिछले साल 327 करोड़ के प्रॉफिट थे, इस पर 319 है, तो ये भी कम है। लेकिन पिछले क्वार्टर से जो होलसेल बैंकिंग है उसमें बढ़िया है। होलसेल बैंकिंग का मतलब है जो कॉर्पोरेट लोन्स दिए हैं या एमएसएमई सेक्टर को जो लोन दिए हैं, वो लोन्स जिसको ये बैंक नज़रअंदाज करता है। इस बैंक का जो मेजर फोकस है वो रिटेल पे है, और जो होलसेल बैंकिंग में जो लोन्स हैं वो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हैं या जो चल रहे हैं। बैंक ज़्यादातर इंटरेस्ट बैंक का रिटेल लोन्स पे हैं। तो इस तरीके के जो बड़े लोन्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल लोन्स हैं, या जो कॉर्पोरेट्स को लोन दे रहे हैं, बैंक वहाँ पे ज़्यादा फोकस करता नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि पीछे भी आइडिया के अंदर इनके जो पैसे फंसे थे उसका भी प्रोविज़न चलता रहा, उसमें भी बड़ी इनको परेशानी रही। तो बैंक की मैनेजमेंट कहती थी भाई मुझे होलसेल बैंकिंग नहीं करनी, मुझे इसको रिड्यूस करना है, मुझे इसका सेगमेंट नीचे लेके आना है, मुझको रिटेल बढ़ाना है। लेकिन होलसेल बैंकिंग आज की डेट में रिटेल से कहीं बेहतर कर रही है। मतलब जिसके ऊपर मैनेजमेंट फोकस नहीं कर रही है वो अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस पर ज़्यादा फोकस कर रही है वो ख़राब कर रहा है। बट हो सकता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में रिटेल बैंकिंग अच्छा करें, क्योंकि अगर हम 2020 से पहले का अगर टाइम पीरियड देखें, 2005 से लेकर 2020 तक, तो जिन बैंक के पास रिटेल पोर्टफोलियो होता था वो बैंक बहुत तेज़ी से ग्रो करते थे, एनपीएल ओवर साइड में होते थे। लेकिन 2020 के बाद हम जो चीज़ देख रहे हैं आफ्टर कोविड, कि रिटेल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी तो आती है, लेकिन सारी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोविजंस खा जाते हैं, यानी कि जो एनपीए। तो 236 करोड़ के जो प्रॉफिट थे, लॉस थे, वो लॉस बढ़कर 345 करोड़ के हो गए मार्च क्वार्टर के बाद। और पिछले साल भी सेम 408 करोड़ के जो है इनके पास प्रॉफिट थे, और अभी 2 क्वार्टर से लॉस दिखा रहे हैं। तो रिटेल जो है इनके कंट्रोल से बाहर है अभी भी। तो जो लॉस हो रहा है वो रिटेल सेगमेंट में हो रहा है, और जो इनके लिए बैकबोन है, जिसको ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेल, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जैसे ही कंट्रोल में आएगी तो फिर बैंक की रेटिंग हो जाएगी। तो आपको बस ये फोकस रखना है कि रिटेल में कब ये प्रॉफिट दिखाना शुरू कर रहा है। तो क्योंकि इनका जो साइज़ है रिटेल का, वो आप देखेंगे कि वो आपको इंटरेस्ट से पता चलेगा। 2651 करोड़ का इंटरेस्ट आया है इनका होलसेल बैंकिंग से, रिटेल बैंकिंग से इंटरेस्ट है इससे 6 गुना, 5.5 गुना तो है ही। तो कोई चीज़ एक बैंक के अंदर रिटेल 5 गुना आज भी होलसेल बैंकिंग का 5+, तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल का कितना बड़ा सेगमेंट है। तो जैसे रिटेल इनका कंट्रोल में आएगा भाई साहब, प्रॉफिट ऐसे राइज करेंगे। जो मैं कह रहा हूँ कि ₹1 से ऊपर की ईपीएस आपको एक क्वार्टर में होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट्स पे ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस बैंक की इक्विटी बढ़ी है, तो देखिएगा बैंक की ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो घट गई। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ग्रोथ करने के लिए चाहिए, क्योंकि भाई साहब पैसा होगा तभी तो बांटोगे। तो डिपॉजिटर के पैसे के साथ बैंक को भी अपनी शेयर कैपिटल बढ़ानी पड़ती है, यानी कि जो कंपनी का मालिक है वो भी पैसे डालेगा डिपॉजिटर के साथ। आप डिपॉजिटर के पूरे पैसे को लोन में नहीं बांट सकते, तो डिपॉजिटर का कुछ पैसा तो रिजर्व में रखना पड़ता है एसएलआर या सीआरआर में। इसके अलावा जब डिपॉजिटर का पैसा बांटते हैं तो इसके अलावा आपको इक्विटी शेयर होल्डर का भी पैसा बांटना पड़ता है। तो आपको धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल भी रेज करनी पड़ती है। तो परपेचुअल टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपको एक बार पैसा दे दे और वापस ना मांगे, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल या परपेचुअल प्रेफरेंशियल शेयर्स या जो परपेचुअल डेट होते हैं वो, तो जो कभी भी वापस ना करने पड़े, तो वो उस कैटेगरी में देखिएगा इसकी कैपिटल एडुकेशन रेशियो नीचे की तरफ आ गई है 14.86। जनरली बैंक 15 से ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो उस कड़ी में
बैंक ने भी अलॉटमेंट करनी है, 7,500 करोड़ के शेयर्स अलॉट करने हैं। ये पहले प्रेफरेंस शेयर्स में होंगे, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये बाद में इक्विटी शेयर का रूप बदलेंगे। और ये 60 रुपये के हिसाब से, आप उसको मोटा मोटी समझिए, 60 रुपये के हिसाब से इक्विटी शेयर देने हैं। पहले प्रेफरेंस शेयर जाएंगे, बाद में वो कंपलसरी कन्वर्टेबल होने हैं। और ये 2 कंपनियों को दिए जाने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे, एक करेंसी इन्वेस्टमेंट वो, और दूसरे जो दिए जाने हैं वो RSC लिमिटेड जो है उस कंपनी को दिए जाने हैं। तो ये जब इशू होंगे तो बैंक के जो 7,500 करोड़ की और इक्विटी इशू होगी, तो 7,500 करोड़ की इक्विटी को 60 रुपये से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर्स निकल कर आ जाएंगे कि कितने नंबर्स और इशू होंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स निकल कर आएंगे, इतनी इक्विटी और बढ़ जाएगी, इतने नंबर शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो जो मुझे दूसरी सबसे बड़ी चिंता रहती है वो ये रहती है कि ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ये इक्विटी को डाइल्यूट कर देते हैं। हालांकि इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी क्योंकि मार्केट प्राइस से 10 रुपये सस्ता है अभी, हालांकि 70 और 60 का बीच उतना डाइल्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर शेयर भी 60 रुपये का भाव आए तो डाइल्यूशन नहीं होगी। और इसके अलावा देखिएगा ईसोप दिए इन्होंने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली, और 1,22,00,000 शेयर्स जो है जून 30, 2025 वाले क्वार्टर में इशू किए गए, जो नंबर ऑफ शेयर बढ़ के आ रहे हैं वो। अब यहाँ पे देखिए तो डिपॉजिट में 25% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, रिटेल डिपॉजिट में 24.5, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में 30% की ग्रोथ आई है। और सबसे खास बात है 48% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले साल जो है 46% का सा डिपॉजिट था, यानी कि करंट अकाउंट सेविंग जो सस्ते डिपॉजिट होते हैं वो अब 48% है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमें दिख नहीं रही है। और वेल्थ मैनेजमेंट में भी अच्छा कर रहे हैं, 34% ग्रो कर रहे हैं। अदर बिजनेसेस में भी वो आपको अदर इनकम्स की फिगर में भी दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम निम्स भी देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे तो हालांकि 24 बेसिस पॉइंट घटे हैं, लेकिन फिर भी 5.71% है जो 5.95 थे, बट ये भी बहुत अच्छा है। 5% से ऊपर निम्स बहुत बड़ी बात है। आज की डेटा में बैंक HDFC बैंक भी जो है बिलो 4 रुपये चला गया है। तो कुल मिलाकर 5.71 एक्सेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, अगर ये शेयर्स जो अभी 7,500 करोड़ के मैंने भी आपको बताया, अगर ये इशू हो जाएंगे तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 15.01 पे हो जाएगी, और नहीं सॉरी 17.6 पे हो जाएगी, जो कि अभी 15.38 है, थी जो जून 2025 में। तो ये कुल मिलाकर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो करने के लिए जो है ये सारा किया जा रहा है। अब देखिए IDFC फर्स्ट बैंक की जो बुक वैल्यू है शेयर्स की वो 52 रुपये है, 52 रुपीज़ है। और अगर हम इसकी रिटर्न ऑन एसेट देखें तो कम से कम 1 होनी चाहिए, क्योंकि शेयर बुक वैल्यू के नीचे, लेकिन वो 0.55 है। तो अभी उस लेवल पे नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा जो है बेडर लोन्स ने खा लिया प्रॉफिट। तो 0.55 का मतलब है कि ये शेयर अगर बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 की रेशो नहीं दिखा पा रहा है तो तकरीबन 40-42 रुपये होनी चाहिए, बट आज की डेट में वो होता नहीं है। मैं थोड़ी पुरानी बात आपके साथ बता रहा हूँ कि जब भी शेयर्स रिटर्न ऑन एसेट्स 1 के नीचे देते थे तो ऐसे शेयर्स प्राइस टू बुक वैल्यू में से नीचे होते थे, 1 के नीचे प्राइस टू बुक वैल्यू होती थी। लेकिन अभी देखिएगा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो उम्मीदें बहुत है। तो अभी मुझे लगता है कि शेयर्स फेयरली वैल्यूड है, बट हो सकता है कि जहाँ पे 60 रुपये पे और अलॉटमेंट करनी है उसके आसपास अगर ये शेयर आएगा तो इसमें जबरदस्त बाइंग इंटरेस्ट देखने के लिए उन लेवल पर मिल सकता है। अपना कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरे प्लेयर्स अगर 60 रुपये पे ले रहे हैं बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, तो हो सकता है कि आप भी जो है यहाँ पर देखेंगे कि 60 रुपये के भाव अगर कभी आते, इफ़ एनी, तो एक बाइंग इंटरेस्ट उन प्राइस के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। तो सस्ती वैल्यूशन है नहीं। मुझे जो 2 ही चिंता रहती है इस बैंक में, एक तो देखिएगा असेट्स क्वालिटी कंट्रोल में नहीं आ रही है, और दूसरी क्या ना इसकी इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, तो प्रॉफिट भी करते हैं ना तो उससे ज़्यादा शेयर इशू हो जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट बड़ी खुश रखती है एम्प्लॉय को हर साल इशू होते हैं ये सब। दूसरी बात क्या है कि हमेशा इसको कैपिटल एडिक्वेसी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी जैसे अभी देखेंगे अब 7,500 करोड़ की इक्विटी इशू होनी है। अब इसकी जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो मैंने भी आपको बताया 733 करोड़ के आसपास। देखिए IDFC फर्स्ट के देखिए 732 थे, अभी 733 करोड़ शेयर्स हैं। तो 7,322 करोड़ की इक्विटी है, तो उसमें से एक पीछे की फिगर हटा दीजिए तो 733 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, क्योंकि इसके शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये ईच है। अब ये देखिएगा इसका इक्विटी साइज़ कितना बड़ा है, 733 करोड़ शेयर। और ये देखिएगा HDFC बैंक है 765 करोड़ इक्विटी शेयर्स है, यानी कि HDFC बैंक इसके सामने क्या साइज़ में है, इससे 10 गुना तो मैं नहीं बोलूँगा, इससे तकरीबन
40 गुना बड़ा बैंक है, 40 गुना, 40 टाइम्स। और उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, 765 करोड़ शेयर्स हैं। और अगर ये भी 10 रुपये होती तो खाली 76.5 करोड़ शेयर होते। तो अल्टीमेटली शेयर प्राइस राइज करने में जो दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रगल है, असेट्स क्वालिटी तो है ही, और ये जो प्रॉफिट कमाएगा ना तो भी शेयर प्राइस राइज करने में दिक्कत क्या है कि इतनी बड़ी इक्विटी, इतने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, तो वहाँ पर बाइंग सेलिंग का जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा रहता है, और जिसमें की वजह से वो ट्रेडिंग होती है। आपने पिछले 10 साल में देखा भी कि शेयर ट्रेडिंग शेयर ही रहा। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स बड़े होते हैं, तो इतनी सारी पार्टीज होती हैं, तो जरा सा भी राइज आता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो जब तक बहुत कोई कंक्लूसिव प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से 2-3 साल नहीं बढ़ते हुए नजर आए, तब तक बहुत बड़े राइज शेयर्स में होना बड़ा मुश्किल होता है शेयर प्राइस में। तो जो दो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तो बहुत बड़ी इक्विटी होना भी जो है शेयर प्राइस को इफ़ेक्ट करता है। तो जो वो शेयर ऊपर की तरफ जाते हैं अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी इक्विटी है उसको आगे बढ़ने से रोकती है। बट मेरा मानना ये है कि मैंने एक न्यूट्रल व्यू में आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस किया, जो अच्छी थी, वो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैंने आपको समझा दी। इसकी हिस्ट्री कैसे रही है, पहले राजीव लाल जी जो है इस कंपनी को चलाते थे, बाद में विवेकानंद जी इस कंपनी को चला रहे हैं। मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का फोकस ही देखिएगा इस तरीके के से ग्रोथ करने का है कि भाई मुझे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ज़्यादा चाहिए, मुझे ग्रोथ भी ज़्यादा चाहिए। तो अल्टीमेटली देखिएगा सेट्स क्वालिटी पे तो भाई रिस्क रहेगा। तो लेकिन जैसे ये सेट्स मैनेजेबल होंगी तो हमें लगता है कि प्रॉफिट्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएंगे बैंक के। और दूसरी बात ये है कि इक्विटी का साइज़ बहुत बड़ा है, तो जो शेयर्स के प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोकता है। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझिए। कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं इसको खरीद रहा हूँ। और हालांकि ट्रेडिंग के लिए हमने एक बार जो है ज़रूर इसके बारे में चर्चा की थी पिछले महीने, तो अपने अल्फा मेंबर्स के साथ कि भाई इसमें एक ट्रेडिंग व्यू बन रहा था कि भाई ये एक ट्रेड के लिए जो है जा सकता है 7-8% के लिए। वहाँ से फिर एक अच्छा मूव आया भी, लेकिन फिर बाज़ार में ही करेक्शन शुरू हो गई, तो ये शेयर भी उस करेक्शन का शिकार हो गया। तो मेरा अभी इसमें कोई भी किसी तरीके का भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, समय समय पर हम सभी शेयर्स की चर्चा जो है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जानने वाले को, अपने मित्रों को जो है हमेशा करते रहते हैं। और जो अपने हमारी प्रैक्टिस के दौरान जो हमारे को क्लाइंट से बातचीत होती है, उनके साथ भी हम इस तरीके से सभी शेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। बट कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वेस्टेड इंटरेस्ट अपना नहीं है, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के अलावा। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।